हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं तो आप राष्ट्रीय आय वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जो कि पेपर में 100% आता ही आता है। ठीक है, उसका आना निश्चित होता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वो क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको जो है 6 नंबर में या 5 नंबर में वो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए या सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद की रचना कीजिए। यानी यहाँ पर आपको गणना करनी है, जीडीपी की गणना करनी है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। अगर आप ये वाले सारे अब इन वीडियो में जो है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्लास जो है 12th के लिए, क्लास 12th जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसमें कुछ ऐसे टर्म और ऐसे शब्द देखने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये शब्द आपको नहीं पता है तो आप जो है राष्ट्रीय आय वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपने ये वीडियो पर ध्यान से देख लिया, उसके बाद जो है आपने ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे टर्म हैं, ये आपको मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ये सारे टर्म समझ लिए, सारी चीजें समझ ली, ठीक है, आपका 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का तो हो ही जाएगा, साथ में साथ साथ आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पक्का हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय वाला होता है, आय होता है। उसके लिए मैं लास्ट में जब ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप जो है बहुत ही आसानी से बिना फॉर्मूला याद किए जो है आप घरेलू आय, सकल घरेलू आय कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम पहला वीडियो काफी लंबी हो सकती है, तो आपको जो है थोड़ा देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। बहुत सारी चीजें हमारे पास टर्म है, देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। तो इनको हम फटाफट समझेंगे ताकि हम राष्ट्रीय आय को जल्दी समझ सकें और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहली चीज है हमारे पास, यहाँ पर आ जाता है हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है हमारा कि सकल निवेश। सकल निवेश क्या होता है? अब सबसे पहली चीज हमारा सकल निवेश होता क्या है। सकल निवेश की बात की गई। सकल निवेश क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में पूंजी वस्तु के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। इसे मूल्य ह्रास शामिल होता है। ठीक है, इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है। यहाँ पर देखिए 2 शब्द आए हैं। देखिए ऐसे ही शब्द आपको जो है राष्ट्रीय आय में सीधा भर भर के मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको इनका मतलब नहीं पता होगा तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे और आपके 6 नंबर या 5 नंबर आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन टर्म को समझ लेते हैं, इन शब्दों को समझ लेते हैं, देखिए ये ऐसा नहीं है कि आपको ये जो है ये वीडियो इसीलिए इस तरह से बना रहा हूं ताकि आपको जो है ये सारे टर्म जो है शब्द कॉन्सेप्ट जो है सारे कॉन्सेप्ट शब्द जो है क्लियर हो जाए और आपको किसी भी तरह का किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय आय वाला और आप कर पाए। ठीक है, यहाँ से आपको जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे, 1 मार्क्स वाले भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देख लेते हैं कितना टाइम लगता है इसको करने में। तो सकल निवेश की बात कर रहे हैं, सकल निवेश। ठीक है, सबसे पहले हम शब्द से समझने का प्रयास करेंगे। सकल निवेश क्या होता है? सकल निवेश, सकल का मतलब होता है पूरा। ठीक है, सकल का मतलब हमारा क्या होता है? यहाँ पर सकल का मतलब क्या होगा? पूरा। पूरा, सकल का मतलब हमारा पूरा होता है। और निवेश का मतलब आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पूरा निवेश। ठीक है, शब्द से हमें समझ आ रहा है कि पूरी तरीके से निवेश किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक निश्चित समय अवधि में, एक ऐसी समय अवधि जो कि निश्चित हो चुकी है, जैसे कि 1 साल हो गया, वो निश्चित हो गया। उसके बाद पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। अब पूंजीगत स्टॉक क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट्री है, यहाँ पर फैक्ट्री लगा रखी है, यहाँ पर मशीनें लगा रखी है, बहुत सारी मशीनें लगा रखी है। और यहाँ पर क्या है, आपकी पूंजीगत स्टॉक है। ठीक है, एक मशीन है और ये आपका एक स्टॉक है। पूंजीगत स्टॉक क्या होता है? स्थित, मतलब जिसमें कोई यहाँ पर जो है पूंजीगत स्टॉक क्या होता है? जो कि आपकी पूंजी में वृद्धि करता है। ठीक है, पूंजीगत स्टॉक है, तो यहाँ पर आपने जो पूंजी लगाई है वो होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले हमें ये शब्द जो है यहाँ पर जो है इनको क्लियर करना है। तो सबसे पहले सब निवेश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने फर्म लगा रखे हैं, मतलब मशीनें लगा रखी हैं। अब क्या करते हैं, आपको जो है पैसा मिलता है
तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने 10 मशीनें लगा रखी हैं, कितनी लगा रखी हैं आपने 10 मशीनें यहाँ पर ऊपर लगा रखी है। उसके बाद आपने जो है आपको पैसा मिला 5 मशीनें और खरीद के लाए, अब ये 15 मशीनें हो गई आपकी, आपकी फैक्ट्री में 15 मशीनें हो गई। अब देखिए 1 साल के अंदर आपके इस फैक्ट्री में कितनी हो गई, 15 मशीनें हो गई हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या है, पूंजीगत स्टॉक में क्या हुआ है, कुल वृद्धि, जितनी भी वृद्धि हुई है यानी 5 की वृद्धि हो गई है, तो उसे निवेश कहते हैं। तो निवेश का मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना ऐड कर दिया, यहाँ पर 5 ऐड कर दिया, 5 जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या है 5 निवेश हो गया, 5 मशीनों का निवेश हो गया। ठीक है, अब इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मशीनों की बात इसीलिए मैंने की है ताकि आपको मैं मूल्यह्रास भी साथ साथ समझा सकूं। यहाँ पर मूल्यह्रास क्या होता है, मशीन आपने लगाई, एक साल आया लगाई, आपने 1 साल तक यूज किया, 1 साल यूज करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मशीन मतलब चलती ही रहेगी, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी, उसका जो है उसके जो है मशीन के जो है मतलब बहुत सारी काफी खराबी आती है, नट बोल्ट चेंज करने पड़ते हैं, सर्विस करनी पड़ती है उसकी, तो उसमें क्या होता है, खर्चा होता है। क्या होता है उसमें, खर्चा। तो यहाँ पर खर्चा होगा, जितना भी ये खर्चा होगा, और उससे क्या होगा, जैसे कि आप एक बात बताइए, आप जब दुकान जाते हैं कोई नया फोन खरीदते हैं, ठीक है, आपने एक फोन खरीद लिया, अब फोन खरीदने के बाद आपने ले लिया, आप जब उस फोन को दोबारा बेचते जा, मान लीजिए आपने एक 15,000 रुपए का फोन खरीद लिया, 15,000 का फोन खरीदने के बाद आप दोबारा से 2 महीने यूज करने के बाद आप दोबारा जाएंगे उसको बेचने किसी को, क्या वो 15,000 का बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। हमने सब या 12,000 का बिक जाए, या 10 का ही ले कोई, या 9 का ही ले, तो इस प्रकार से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी प्रकार से आपने मशीनें खरीदी हैं और मशीनें रखे रखे यूज हुई हैं, और यूज के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, और कम होती है, टूट फूट होती है, और रिपेयर करना होता है, जो भी इसमें खर्च आता है उस खर्च को हम मूल्यह्रास कहते हैं। अब ये मूल्यह्रास 3 प्रकार से हो सकता है, काफी इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका मशीनें रखी हुई हैं, मशीनों के आधार पर मूल्यह्रास हो सकता है कि मशीनें रखी हैं, रखे रखे खराब हो गई, मतलब रखे रखे खराब हो गई तो ये आपका मूल्यह्रास हो गया, या रखे रखे उसके नट बोल्ट ढीले हो गए, या फिर उसका जो है मतलब कोई जंग लग गया, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मूल्यह्रास हो गया। अब कोई वस्तु है प्रचलन में होती है, यानी प्रचलन में मतलब कोई, जैसे कि मान लीजिए जूतों का शौक चला है, यहाँ पर कोई इस तरह से मतलब बहुत अच्छे अच्छे जूते, इस तरह से ये जूते लोग पहनना पसंद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो जूते बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, अचानक से अब क्या है, लोग जो है दूसरे जूतों को पहनना पसंद कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे जो पहले वाले जूते थे उनका प्रचलन खत्म हो जाएगा, अब वो उन्हें लोग बहुत कम पहनेंगे। ऐसा होने से क्या होगा कि इनकी मांग बढ़ जाएगी नए जूतों की, और इनकी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जिसने बहुत सारे खरीद रखे होंगे पहले से, उसको तो नुकसान हो जाएगा ना, तो यहाँ पर अगर उसको नुकसान होगा तो वो क्या है, इसका मूल्यह्रास है। तो इस प्रकार से इसे मूल्यह्रास कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मूल्यह्रास का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु में रखे रखे यानी बिना समय के साथ जब किसी वस्तु में जो है उसके मूल्य में गिरावट आती है, तो जितनी गिरावट आती है उसे उसका मूल्यह्रास कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मूल्यह्रास क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं निवेश में। अब निवेश की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, निवल निवेश। निवल निवेश क्या होता है, अब यहाँ पर हमने निवेश तो सुना है, अभी हमने निवेश पढ़ा, ठीक है, लेकिन निवल की बात कर रहा है, निवल क्या होता है, निवल का मतलब यहाँ पर होता है शुद्ध से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखते जा रहा हूं क्या क्या होता है। निवल का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध। ठीक है, निवल का मतलब हो गया आपका शुद्ध, तो यहाँ पर निवल का मतलब आपका क्या है, शुद्ध है। यहाँ पर क्या है, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तु, क्या बात की गई है यहाँ पर, पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में जो है वृद्धि निवल निवेश कहलाता है। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। सिंपल सी बात है, देखिए दोनों ही सेम है, आपको क्या अंतर क्या है, इसमें मूल्यह्रास, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होगा उसको हम सकल निवेश कहेंगे। जब भी मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ आएगा, इसमें मूल्यह्रास भी आएगा और जितना मूल्य है, जितना निवेश किया गया सब कुछ शामिल हो जाएगा, तो इसको मूल्य सकल निवेश कहेंगे। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है क्योंकि ये टर्म बहुत यूज होने वाली है, इसीलिए मैंने मूल्यह्रास पर जोड़ दिया है ताकि आप समझ पाएं। इसमें क्या है, मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। ठीक है, मूल्यह्रास, अब इसको कैसे हम निकाल पाएंगे,
जैसे कि हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम सीधी सी बात है, हमें पता है कि सकल निवेश है, सकल निवेश मतलब पूरा होता है। अब पूरा होता है और मूल्य ह्रास भी पूरे में शामिल है, लेकिन निवल निवेश एक ऐसा निवेश है जिसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरे में से, ठीक है, सकल में से निवल, यहाँ पर मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। बिल्कुल वही काम कर रखा है, निवल में से हमने यहाँ पर निवल निकालना है, तो सकल में से यहाँ पर गिरावट जितनी आई है मूल्य ह्रास को घटा दिया तो हमें ये मिल गया। तो अब देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, सिर्फ समझना है कि सकल मतलब होता है पूरा, ठीक है। पूरे में क्या होता है, टूट फूट शामिल होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम टूट फूट को नहीं जोड़ेंगे, टूट फूट को पूरे में से टूट फूट को नहीं जोड़ेंगे, उसे हम निवल कहेंगे, निवल निवेश कहेंगे। तो हमें क्या होगा, उसको घटाना पड़ेगा ना, नहीं जोड़ेंगे तो, ठीक है। इसमें ये हमारा पूरा है, इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम घटा देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और अगर डाउट फिर भी आपको डाउट है तो इसको वीडियो को बड़े ध्यान से दोबारा से देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो आता है वो है हमारा आय के चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह, अब देखिए आय हमारी चक्रीय प्रवाह कैसे करती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो है वस्तु एवं सेवाओं एवं साधनों तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो है 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है कि आय के चक्रीय प्रवाह को जो है समझाइए या उसका विवरण दीजिए या व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको जो है तैयार रहना है कि कैसे हमें आंसर देना है, तो आपको पहले समझना होगा। अगर ये आपको पहले से समझ में आ गया एक बार तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन आप रटोगे तो आप भूल जाओगे। इसीलिए हम आपको जो है समझाने का प्रयास करते हैं पूरी तरह से। अगर आपको समझ आया तो आप नहीं बोलोगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए हम पहले इसको पूरा पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसको क्या हो सकता है, मतलब इसको समझाते हैं। उसके बाद क्या है कि इसकी प्रकृति चक्रीय होती है, क्योंकि ना तो उसका जो है इसका कोई आरंभिक बिंदु है और ना ही कोई अंतिम बिंदु है, ठीक है। वास्तविक प्रवाह उत्पादित सेवाओं तथा वस्तु तथा साधन सेवाओं का प्रवाह को, यानी साधन सेवाओं का जो है प्रवाह दर्शाता है। और साथ ही क्या है, मौद्रिक प्रवाह उपभोग व्यय और साधन भुगतान के प्रवाह को दर्शाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर चक्रीय प्रवाह, जो कि मैं आप ये समझाने वाला हूँ आपको, और साथ ही यहाँ पर कोई भी आरंभिक बिंदु नहीं होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है, ये आपको समझना है। वास्तविक प्रवाह की उत्पादित सेवाओं तथा यहाँ पर शब्द किया गया है वास्तविक प्रवाह क्या होता है, ठीक है, ये हम समझेंगे। उत्पादित सेवाओं और वस्तु और साधनों का प्रवाह दर्शाता है, ठीक है। उत्पादित सेवाएं क्या होती हैं और वस्तुओं और साधन सेवाओं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 शब्द लिख लिए, साधन सेवाएं और यहाँ पर उत्पादित सेवाएं। साधन सेवाएं भी हम देखेंगे, उत्पादित सेवाएं भी देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह, उपभोग व्यय, यानी मौद्रिक प्रवाह। अब मौद्रिक प्रवाह को समझेंगे। अगर आपको ये सारे शब्द अगर समझ नहीं आए, क्लियर नहीं हुए, तो आप यहाँ पर आय के चक्रीय प्रवाह को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मेन ये चीजें आपको आनी चाहिए। आय के प्रवाह के उपभोग, यानी उपभोग व्यय, उसके बाद साधन भुगतान प्रवाह को दर्शाता है, तो ये चीज है। तो चलिए अब हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसके माध्यम से आय के चक्रीय प्रवाह को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आय का चक्रीय प्रवाह देखते हैं। अब इसको कैसे हम करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले चीज हमें क्या समझना होगा, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। मेन पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है हमारा, क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हम इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पर, ये समझते हैं कि पहला पॉइंट में हमारा दे रखा है कि वास्तविक प्रवाह। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है। वास्तविक प्रवाह, ठीक है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है वास्तविक प्रवाह क्या होता है, साथ ही आपका दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। दृक प्रवाह, ठीक है, प्रवाह, यहां पर हम प्रवाह लिखते हैं, प्रवाह।
अब यहाँ पर दो चीजें आपके सामने है, आय का चक्रीय प्रवाह और साथ ही आय का वास्तविक प्रवाह। अब यहाँ पर वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दो भागों में प्रवाह को बांटा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बांटा हुआ है प्रवाह को। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें प्रवाह की बात समझते हैं। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है, प्रवाह वह चर होता है या कहें कि मतलब वह चर होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर जिसमें समय अवधि में मापा जा सकता है। प्रवाह क्या है? एक प्रकार का चर होता है जिसे हम एक समय अवधि में माप सकते हैं। प्रवाह क्या है? एक चर है, ठीक है। चर मतलब एक वैल्यू है, एक जो है आंकड़ा है जिसे हम एक समय अवधि में माप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वास्तविक प्रवाह क्या है। अब ये वास्तविक प्रवाह क्या होगा ये हम समझते हैं, ठीक है। आय का प्रवाह कैसे होता है? एक तो वास्तविक प्रवाह के रूप में आय का प्रवाह होता है। आय प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह एक चर है। प्रवाह मतलब क्या होता है? एक बहना। आपको प्रवाह शब्द से समझ आ रहा है कि नदी प्रवाहित होती है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर नदी क्या है? बहती है। क्या होती है? नदी। यहाँ पर इस तरह से नदी बहती है, ऐसे बहती रहती नदी, है ना। तो ये प्रवाह हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवाह है, ठीक है। और वो भी कैसे? एक समय अवधि में। यहाँ पर इस संदर्भ में क्या है? एक समय अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यहाँ पर क्या होता है? प्रवाह होता है। तो आय का प्रवाह, अब आय के साथ हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं? एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति है भाई, इसने पैसा कमाया। अब ये मार्केट जाता है, बाजार जाता है। कहाँ जाता है? बाजार। अब ये बाजार जाएगा, यहाँ पर बाजार से वस्तुएं खरीदेगा। अब वस्तुएं बाजार से खरीदेगा तो ये पैसा किसको देगा? पैसा बाजार में देगा, ठीक है। जब ये पैसा बाजार में देगा तो इसका पैसा कहाँ गया? इसके हाथ से गया बाजार में। तो बाजार, यहाँ पर आय का क्या हुआ? इसकी जो पैसा कमाया है वो क्या है? इसके लिए आय है, इनकम है। अब ये इनकम इसने कमाई है और इसने वस्तु खरीदी और ये दुकान वाले को दे दी, ठीक है। अब ये पैसा इससे इसके हाथ में चला गया, तो इसे कहते हैं आय का प्रवाह। तो आय का प्रवाह बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ गया। अब देखते हैं वास्तविक और जो है यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वास्तविक प्रवाह क्या होता है ये हम समझते हैं। वास्तविक प्रवाह में क्या होता है, मैं एक चित्र बना देता हूं जिससे आपको बहुत ही जल्दी सारे जो मैंने आय के प्रवाह में जो भी मैंने अंडरलाइन किए थे, जो भी मैंने गोले लगाए थे, शब्द जो जो आपको समझ में नहीं आए थे वो आपको यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको ये शब्द समझ में नहीं आएंगे तो आगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, यहाँ पर मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या है, दो चीजें हमारे पास है। क्या है? एक तो हमारे पास फर्म है। क्या है हमारे पास? एक फर्म है। अब एक फर्म है और साथ ही यहाँ पर एक परिवार है। क्या है? यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर मैं यहाँ पर परिवार लिखता हूँ, यहाँ पर परिवार और यहाँ पर फर्म, ठीक है। अब दो चीजें हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक परिवार है और यहाँ पर एक फर्म है। अब ये क्या होता है? परिवार से क्या होता है? परिवार में क्या होते हैं? लोग होते हैं। अब लोग होते हैं वो क्या करेंगे? लोगों के पास यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर लोग हैं, इस तरह से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर जो है साधन सेवाएं होती हैं। क्या होती है? साधन सेवाएं। सेवाएं। अब साधन सेवाओं में क्या आता है? साधन सेवाओं में आता है भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक है। भूमि, श्रम और पूंजी, उद्यम। तो ये हो गया हमारा पूंजी। यहाँ पर क्या है? भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं और उद्यम भी आ जाता है, जो कि हमारा ये क्या है? परिवार की बात कर रहे थे हम। परिवार है हमारे पास और यहाँ पर श्रम कहाँ से मिलेगा? ये श्रम ये परिवार के पास होता है। परिवार में क्या होता है? लोग होते हैं। अब लोग क्या करते हैं? काम करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाएंगे, ठीक है। काम करने के लिए जाएंगे। अब वो काम क्या करेंगे? कहाँ पर करेंगे? वो श्रम के रूप में काम करेंगे। सीधी सी बात है, श्रम के रूप में काम करेंगे। जैसे भूमि हो गया और पूंजी हो गया, यहाँ पर क्या है? ये श्रम के रूप में काम करेंगे। अब ये साधन सेवाएं कैसे हैं? साधन सेवाएं क्या होती हैं, ठीक है। साधन सेवाएं क्या होती है इसको समझते हैं। ऐसी सेवाएं जो है अन्य सेवाओं को उत्पादन में प्रयोग करती हैं, प्रयोग होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बिजली बनानी है, बिजली बनानी है तो पहले जमीन चाहिए। तो जमीन यानी भूमि क्या है? एक साधन के रूप में, एक अन्य साधन बनाने के लिए साधन के रूप में प्रयोग हुई है, इसीलिए इसे साधन सेवा कहेंगे। और साथ ही श्रम,
आपको एक बिल्डिंग बनानी है और वहां पर लेबर लगे हुए, बहुत सारी लेबर लगी है, तो लेबर बिल्डिंग बना रही है, श्रम चाहिए, ठीक है। तो श्रम क्या है, एक साधन है आपके लिए बिल्डिंग बनाने का, ठीक है। अगर आपके पास श्रम है तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी ये श्रम एक क्या है, आपका एक साधन हो गया। तो ये साधन सेवाएं हैं, ठीक है। अब ये साधन सेवा, अब पूंजी है, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है, ना तो उद्योग लगा सकते हैं, ना आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ना ही आप जो है अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते जो बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, यानी अन्य सेवा उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे की भी बात की गई है। तो अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, ये सारी साधन सेवाएं लग के यहाँ पर फर्म के पास आती हैं। फर्म के पास यहाँ पर ये क्या करती है, फर्म क्या करती है, साधन सेवाएं यहाँ से लेती है, भूमि लेती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास भूमि होती है, तो यहाँ पर भूमि, पूंजी, श्रम परिवार से लेती है। उसके बाद वहां पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। उसके बाद ये फर्म जो है उत्पादन कर रही है, क्या कर रही है, फर्म। अब ये फर्म क्या करेगी, अब फर्म के पास क्या क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से परिवार के यहाँ से क्या चीज आई है, साधन सेवाएं मिली सारी की सारी। अब फर्म ने क्या किया, उत्पादन किया, किसका उत्पादन किया, और यह इसने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, वस्तु और सेवाओं, ठीक है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर लिया। अब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है, तो ये सेवाएं और वस्तु कहाँ जा रही है, फर्म से परिवार के पास। कैसे क्यों जा रही है, क्योंकि वस्तु और सेवाएं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक फर्म ने एक बिस्कुट बनाया, अब बिस्कुट को खरीदा परिवार के बच्चों ने, अब यहाँ पर परिवार ने खरीदा, दूध बनाया, कोई भी चीज बनाई फर्म ने, तो यहाँ पर ये क्या है, वस्तु और सेवाएं सीधी की सीधी ये परिवार के लिए बनाई है, तो परिवार पैसा देंगे। यहाँ पर क्या, परिवार यहाँ से साधन सेवाएं देंगे, जैसे श्रम किया, काम किया, काम करने के बाद उनके पास पैसा आएगा, ठीक है। पैसा आएगा, आय कहाँ जाएगी, फिर उसके बाद वो बाजार में खरीदेंगे, ठीक। तो वस्तु और सेवाएं यहाँ पर ये फर्म देगी, उसके बदले में पैसा लेगी, ठीक है। और पैसा उसके बाद जब इसके पास पैसा आ जाएगा, तो ये पैसा जो है अपनी साधन सेवाओं के भुगतान करने में देगी, यानी साधन जो भी श्रम है उसको देगी, और भूमि है, भूमि को खरीदने में लगाएगी पैसा। तो इस प्रकार से ये जो आय का जो चक्र है परिवार और फर्म के बीच चलता रहेगा, तो इस चक्र को कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब ये है आय वास्तविक प्रवाह, वास्तव में होता है, लेकिन मौद्रिक के रूप में प्रवाह क्या होता है, यानी इसी प्रकार से जब मुद्रा का प्रवाह होता है, वास्तविक प्रवाह में क्या हुआ, हम साधन और वस्तु और सेवाओं, देखिए ये देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर बहुत दिमाग लगाने वाली बात ये है कि यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में अंतर क्या है। तो मैं आपको एक ही चित्र के माध्यम से समझाता हूँ क्या कैसे हो सकता है। सबसे पहला है, अगर हम बात करेंगे साधन सेवाओं और वस्तुओं की, साधन सेवाएं क्या करती हैं, साधन सेवाएं परिवार से फर्म के पास जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद फर्म से वस्तु और सेवाएं बन के परिवार के पास जाती हैं। जब ऐसा होता है तो उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं, यानी साधन का प्रवाह परिवार से फर्म की ओर, फर्म से जो है वस्तु और सेवाओं का प्रवाह परिवार की ओर होता है, तो उसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। लेकिन मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का प्रवाह होता है, साधन सेवाओं का नहीं होता है। किसका होता है, मुद्रा का प्रवाह होता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर साधन की जगह यहाँ पर परिवार जो है, यहाँ पर सीधी सी बात है, वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए एक और चित्र बनाता हूं और उसके माध्यम से आपको समझ आते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा परिवार है और यहाँ पर हमारी फर्म है। अब यहाँ पर परिवार और फर्म, ठीक है, लेकिन इस बार हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जाएगा ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उपभोग व्यय होगा, उपभोग व्यय यानी जो भोग यहाँ पर भोग है, यानी जो परिवार है वस्तु और सेवाएं खरीदने के लिए यहाँ फर्म को पैसा देगा। मुद्रा अब कहाँ गई, फर्म के पास, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वस्तु और सेवाएं खरीदी तो यहाँ पर फर्म के पास पैसा आया। अब फर्म क्या कर रही है, फर्म ने यहाँ से क्या ली है, साधन भुगतान किया, साधन भुगतान यानी वस्तु और सेवाएं यहाँ से क्या आई, श्रम लिया परिवार से, क्या है, लेबर लगाई और उसका पैसा दिया, तो वो कहाँ जाएगा, परिवार में जाएगा। तो साधन सेवाएं हो जाती हैं, ये सेवाएं, ठीक है, साधन सेवाएं हो गई है, साधन सेवाओं की बात हो गई। तो इस तरह से ये प्रवाह होता है। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस प्रकार, सीधी सी बात है। आय का प्रवाह क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह
एक चक्र में क्या होता है, ये आय मतलब आय का चक्रीय प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है कि एक चर से होता है जो निश्चित समय अवधि में होता है, ठीक है। आय का चक्रीय प्रवाह जो कि चक्र में इस तरह से घूमता रहता है आय, जैसे कि आय एक व्यक्ति से दूसरे, जैसे फर्म से परिवार के पास, परिवार से फर्म के पास आय जब जाती है तो उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके दो भाग होते हैं, वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में क्या होता है, साधन सेवाओं और जो है वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है। साधन सेवाएं परिवार से फर्म के पास जाती हैं और फर्म से जो है वस्तु और सेवाएं परिवार के पास जाती हैं, तो इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। और जब मौद्रिक प्रवाह की बात करें, मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, परिवार से जो है उपभोग व्यय होता है। परिवार क्या करता है, पैसा परिवार के पास है और ये पैसा कहाँ जाएगा, उपभोग करेगा। बाजार में एक उपभोक्ता जाएगा सामान खरीदने के लिए, वहां से क्या करेगा, सामान खरीदेगा और फर्म को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सामान गया परिवार के पास, पैसा गया फर्म के पास, क्योंकि फर्म ने वो वस्तुएं बनाकर भेजी हैं, तो यहाँ पर फर्म को पैसा मिल गया। उसके बाद फर्म ने क्या किया, साधन सेवाएं बनाई। साधन सेवाएं जितनी ली थी, जैसे परिवार से भूमि ली थी, श्रम लिया था और यहाँ पर कुछ पूंजी भी उधार लेती है फर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये साधन जितने भी पैसे लिए थे वो अब चुकाएगी उन सबको। अब श्रम भी, जैसे लेबर लगाई थी तो उसने पैसे दिए, तो साधन सेवाओं का भुगतान करेगी, उससे क्या होगा, परिवार के पास पैसा फिर से आ जाएगा। फिर से परिवार क्या करेगा, उपभोग पर व्यय करेगा। फर्म बनाएगी साधन सेवाएं, फिर यहाँ पर पैसा आएगा। तो इस तरह से जो है पैसे का चक्र यानी मुद्रा का प्रवाह होता रहेगा, तो इसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर आय का चक्रीय प्रवाह खत्म हो गया, ठीक है। तो ये काफी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैंने इसे बहुत ज्यादा डीपली बता दिया है आपको, इसीलिए ये काफी वीडियो लंबी हो रही है। इसीलिए यहाँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो यहाँ पर आप जो है बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में इसके आपको मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बताऊंगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट बता देते हैं वीडियो को, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं, आराम से उसको देख सकते हैं और उसके बाद इन सारे जो है कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, सारे जो है शब्दों को समझ सकते हैं, ताकि आप जो है एग्जाम में बेहतर कर पाए और अपना जो है 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।